जैसे ही श्याओची अंदर आई, उसे झेंगछी की सख्त चेतावनी मिली। चाय पेश करते समय झेंगछी ने जानबूझकर उसके गद्दे के नीचे 100 चांदी की सुइयां छुपा दी और उसे 8 पहर तक घुटनों के बल बैठाए रखा। जल्द ही उसके घुटनों से खून बहने लगा, जख्मी हो गए। अब तो समझ आ गया होगा, क्या तुम्हें महल में कभी नियम कानून नहीं सिखाए गए? तानों और तिरस्कार का सामना करते हुए राजसी राजकुमारी ताओहुआ बस दांत भींचकर सब कुछ सहती रही, क्योंकि अपनी मां की असमय मृत्यु के बाद उसे सत्ता की लालची लुई हाउ ने ठंडे महल में 18 साल तक कैद रखा और उसके भाई की जान को खतरे में डालकर उसे दुश्मन देश में विवाह के लिए मजबूर किया। अपने भाई की सुरक्षा के लिए उसने सारी बेइज्जती चुपचाप सहली, शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह तूफानी खतरों से भरी दूर की शादी उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ताओहुआ दुश्मन देश पहुंची, किसी ने उसे डंडे से बेहोश वेश्यालय भेज दिया। इसी दौरान निर्दयी चालाक मंत्री शेन जाइये वेश्यालय में नकली नोटों की जांच कर रहा था। गलती से हेहुआन सान नामक नशीली दवा से नशे में पड़ी ताओहुआ के पास पहुंच गया। नशे भावनाओं दोनों खुद पर काबू नहीं रख पाए, पति पत्नी बन गए थे। शेन जाइये के राजनीतिक दुश्मन बड़े राजकुमार ने अचानक उन्हें घेर लिया। बेयुआन राजकुमारी तुम्हारे पास कैसे है? स्पष्ट है, बड़े राजकुमार ही इस साजिश के पीछे थे। उनका मकसद शेन जाइये की प्रतिष्ठा को बदनाम करना था। ताओहुआ और शेन जाइये के एक ही कमरे में रहने की बात एक ही रात में पूरे दरबार में फैल गई। अधिकारियों ने देश की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ताओहुआ के साथ राजनीतिक शादी रद्द करने की याचिका दायर की। ताओहुआ जानती थी कि यह विवाह असफल होने पर दोनों देशों के गठबंधन को प्रभावित करेगा, इसलिए उसने इसी चाल को उलटकर इस्तेमाल करने का तय किया। चेंगपिंग ने भी हालात को स्वीकार कर लिया और शेन मंत्री से विवाह करने को तैयार हो गई। शेन मंत्री असाधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। अगर उनसे विवाह हो जाए तो उपपत्नी बनकर भी स्वीकार है। जनता में अक्सर कहा जाता है कि जिस मुर्गे से शादी हो उसी के साथ रहो, जिस कुत्ते से शादी हो उसी के साथ रहो। ताओहुआ को उपपत्नी बनने को तैयार देख पर देश लौटने को नहीं। शेन जाइये ने मान लिया कि उसके मन में कोई और योजना है, लेकिन ताओहुआ भी साधारण लड़की नहीं थी। उसने तुरंत शेन जाइये के प्रति आकर्षण दिखाने का नाटक किया। एक तो अनमोल खजाना चाहिए, दूसरा सच्चा प्रेमी मिलना दुर्लभ है। मंत्री महोदय का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक है, जिससे ताओहुआ पहली नजर में ही मोहित हो गई। लेकिन सिर्फ कुछ मीठी बातें कह देने से शेन जाइये की शंकाएं दूर नहीं हुई। ताओहुआ को अब कोई ऐसा तरीका खोजना था जिससे स्वभाव से संदेहास्पद शेन जाइये पूरी तरह उस पर विश्वास कर सके। असल में आने से पहले ही लू हाउ को डर था कि ताओहुआ दगा दे सकती है, इसलिए उसने ताओहुआ के शरीर में एक जहरीला कीड़ा डाल दिया था, जिससे उसे हर महीने जेडू की दवा लेनी पड़ती थी, तभी उसकी जान सुरक्षित रह सकती थी। और ताओहुआ का अस्तित्व केवल राजनीतिक विवाह के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन देश से राजकीय रहस्य जानने के लिए था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि लू हाउ के जासूस ने ताओहुआ को रोजलाइट 1000 पीक्स नामक चित्र खोजने का मिशन सौंपा। सिर्फ एक चित्र का नाम है, मुझे कैसे पता चले कि उसे कहाँ ढूंढूं? राजकुमारी की किस्मत अच्छी है, हाल ही में शेन मंत्री भी इसी चित्र को ढूंढ रहे हैं। राजकुमारी संयोग से शेनफू में शामिल हो गई है। निश्चित ही आप महारानी की चिंता दूर कर सकती हैं। जल्दी ही नई शादी की रात आ गई। शेन जाइये ने जानबूझकर ताओहुआ को अकेले कमरे में छोड़ दिया, लेकिन ताओहुआ उससे एक कदम आगे निकली। उसने पहले ही मुख्य अधिकारी से महिला अधिकारी को बुलवा लिया था, जो शादी की रस्म निभाए। शेन जाइये ये स्वाभाविक रूप से मुख्य अधिकारी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसे अनिच्छा से ताओहुआ का नाटक निभाने में साथ देना पड़ा। रिवाज के अनुसार शादी के कमरे में प्रवेश करने से पहले हेजिन शराब पीना जरूरी है। ताओहुआ जानती थी कि शराब में कुछ गड़बड़ है, फिर भी उसने उसे एक ही घूंट में पी लिया। इस मौके का फायदा उठाकर शेन जाइये ने अचानक ताओहुआ को चूम लिया और फिर जल्दी से शराब उसके मुंह में डाल दी। हालांकि ताओहुआ ने ज्यादा शराब नहीं पी थी, फिर भी वह जाल में फंस गई। असल में शेन जाइये ने शराब में ऐसा दवा मिला दी थी जिससे लोग सच बोलने लगते हैं। कुछ ही पलों में ताओहुआ ने अपने दिल की सारी बातें खोल कर रख दी। हम तो बस रस्म अदायगी कर रहे हैं, मैंने कभी सच में साथ रहने के बारे में नहीं सोचा था। जैसे ही दवा का असर हुआ, शेन जाइये ने तुरंत ताओहुआ की बालों की सुई निकालकर उसकी गर्दन पर रख दी। बताओ, तुम क्यों कहती हो कि तुम मुझसे ही शादी करोगी? अच्छी बात ये रही कि ऐन वक्त पर ताओहुआ के शरीर में मौजूद विष ने जहर को निगल लिया और उसकी चेतना वापस आ गई। ताओहुआ को देवता की मूर्ति से पहली नजर में ही प्रेम हो गया था। शेन जाइये जानता था कि ताओहुआ ने सच नहीं बताया, पर वह उसके सामने लाचार था, इसलिए गुस्से में चला गया। सोचा नहीं था कि इसी दौरान मुखबिर ठीक उसी समय शेन जाइये को रोजलाइट 1000 पीक्स की पेंटिंग देने आया। लेकिन शेन जाइये की पहली पत्नी मेंग फुरेन ने उसे रोक लिया। असल में मेंग फुरेन गुप्त रूप से पहले राजकुमार की आदमी थी। पहले राजकुमार ने धन इकट्ठा करने के लिए चोरी छिपे बड़ी मात्रा में नकली मुद्रा बनाई थी। जब ये नकली नोट बाजार में आए तो इससे कीमतें तेजी से बढ़ी और आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। और रोजलाइट 1000 पीक्स की पेंटिंग में ही वह सबूत छुपा था जिससे पहले राजकुमार को दोषी ठहराया जा सकता था। जब शेन जाइये नए कमरे से बाहर निकले तो उन्हें नौकरों से पता चला कि मुखबिर मर चुका है और उसके पास जो पेंटिंग थी वह भी कब की गायब हो चुकी है। शेन जाइये ने मुखबिर के पैरों के नीचे काली मिट्टी पाई, जिसकी रंगत और बनावट उनके बगीचे की मिट्टी से बिल्कुल मिलती थी। वह तुरंत समझ गए कि हत्यारा शेन परिवार के ही किसी सदस्य ने किया है। तुरंत प्रधानमंत्री निवास को सील कर दो, यह आदेश है, मारो। इसी बीच मेंग महिला के आदमियों ने भेष बदलकर ताओहुआ को ढूंढ निकाला और कहा कि शेन जाइये ने उसे पुस्तकालय में मिलने के लिए बुलाया है।
मिंग महिला का असली इरादा था कि मुखबिर की मौत का इल्जाम ताओहुआ पर लगा दे, लेकिन चतुर ताओहुआ पहले ही समझ चुकी थी कि इसमें कोई चाल है। फिर भी उसे जल्दी वह पेंटिंग ढूंढनी थी और पुस्तकालय में सुराग मिलने की संभावना थी, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। नौकर की अगुवाई में वह पुस्तकालय में पहुंची, जहां दीवारों पर दर्जनों चित्र टंगे थे और यह पहचानना मुश्किल था कि असली रिजाओ च्यानफेंग चित्र कौन सा है। उसने अपनी अद्भुत याददाश्त का सहारा लेकर उन सभी चित्रों को एक एक करके याद कर लिया। चित्रों की तलाश में वह गलती से एक यंत्र को सक्रिय कर बैठी और ठीक उसी समय घात लगाए बैठे शेन जाए ये भी वहां घुस आया। हालांकि ताओहुआ ने तुरंत ही यंत्र को पहले जैसा कर दिया, लेकिन शेन जाए फिर भी कुछ गड़बड़ भाप गया। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। बताओ, तुम्हें पुस्तकालय में किसने आने दिया? अगर मेरी जगह कोई आम नौकर आता तो? अगर तुम पहचान सको तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। शेन जाए ये ने भी घर के सभी नौकरों को बुलाया और ताओहुआ के साथ मिलकर इधर उधर देखा, लेकिन उस समय के नौकर को ढूंढ नहीं पाए। नौकर ने सोचा, भेष बदला, सतर्कता भूला। ताओहुआ ने दायां पैर उठाने कहा, जांच के बाद जवाब मिला, यही है वह मना कर रहा है। एक इंसान सब कुछ बदल सकता है, लेकिन चलने का तरीका कभी नहीं बदलता। तुम्हारा दायां पैर हमेशा अंदर की ओर मुड़ता है, जिससे तुम्हारे दाएं जूते का अंदरूनी हिस्सा ज्यादा घिस गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे दाएं पैर के बाहर यानी टखने पर कभी चोट लगी थी। ये आदमी कौन है? बाकी नौकरों ने भी गवाही दी कि नौकर का पैर सच में मुड़ गया था, लेकिन वह नौकर फिर भी मानने को तैयार नहीं था। ताओहुआ को उसे फंसाने के लिए कहना पड़ा कि इन दिनों बारिश हो रही थी और अध्ययन कक्ष के बाहर उसके पैरों के निशान भी मिले हैं। नीचे मत जाओ, मैं खुद जाऊंगा। अब वह नौकर घबरा गया। उसे पता था कि वह शेन जाए की हिंसक पूछताछ सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए मैडम मिंग को बचाने उसने बिना झिझक आत्महत्या कर ली। अच्छी बात कि ताओहुआ ने सफलतापूर्वक साबित कर दिया कि वह मुखबिर की हत्या करने अपराधी नहीं है, और अभी उसकी सूक्ष्म और तार्किक सोच ने शेन जाइए को प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। इसके बावजूद शेन जाइए ताओहुआ को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि ताओहुआ ने उसकी अध्ययन कक्ष की युक्ति को छेड़ा है, उसके पीछे कोई और मकसद है, इसलिए उसने तय किया कि वह जल्द से जल्द उसे खत्म कर देगा। अगले दिन शेन जाइए ने ताओहुआ को निमंत्रण भेजा। कल युवराज लुये युआन में दावत दे रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। शेन जाइए के बराबरी के ताओहुआ उसकी छोटी छोटी चालें कैसे न समझ पाते, लेकिन ताओहुआ ने फिर भी शेन जाइए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ठान लिया कि वह हर चाल का जवाब चाल से देगा। दावत के दिन शेन जाइए ने ताओहुआ के लिए केकड़े की मलाई और चाय भिजवाई, लेकिन ताओहुआ ने उसमें कुछ गड़बड़ महसूस की। असल में केकड़े की मलाई और चाय को एक साथ खाने से दस्त हो सकते हैं। शेन जाइए की मंशा जानने के लिए ताओहुआ ने पेट दर्द का नाटक किया और जैसे ही वह शौचालय गया उसे शेन जाइए द्वारा भेजे गए हत्यारे से सामना करना पड़ा। वह ताओहुआ को मारकर इसका इल्जाम बड़े राजकुमार पर डालना चाहता था, लेकिन शेन जाइए ने ताओहुआ की समझदारी को कम आंका। ताओहुआ ने स्वर्गीय दासी को हत्यारे को रोकने के लिए कहा, फिर जानबूझकर खुद को घायल किया और दयालु चौथे राजकुमार के पास शरण लेने चली गई। कुछ ही देर में शेन जाइए को उसके भागने का आभास हो गया और वह भी पीछा करता हुआ आ गया। ताओहुआ ने तुरंत अपनी आंखों में आंसू निकाल ली। अगर शियांग भी ताओहुआ का चेहरा चाहता है तो ऐसा ही हो। शेन जाइए, शायद और लोग तुमसे डरते हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरता। राजकुमारी पर हुए हमले की जिम्मेदारी मैं जरूर लूंगा। चौथे राजकुमार की गारंटी मिलने के बाद शेन जाइए चाहे जितना भी नाखुश हो, उसे ताओहुआ को मारने की अपनी मंशा पर काबू रखना ही पड़ा। ठीक होने के बाद ताओहुआ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए शेन जाइए को सहयोग का प्रस्ताव दिया। उसने साफ साफ स्वीकार किया कि जब वह गलती से पुस्तकालय में घुस गया था तो उसने देखा था कि शेन जाइए रिझाओ च्यानफेंग चित्र ढूंढ रहा था। वह उसकी खोई हुई पेंटिंग ढूंढने में मदद कर सकता है। शर्त यह है कि शेन जाइए को उसके लिए एक भव्य शादी फिर से आयोजित करनी होगी। शुरुआत में शेन जाइए को ताओहुआ पर थोड़ा संदेह था, लेकिन शादी के दिन ताओहुआ ने कृपया जाल में आइए जैसी चाल से रिझाओ च्यानफेंग चित्र हासिल कर लिया। उसने शेन जाइए को नकली नोटों के मामले को सुलझाने में भी मदद की और कई बार संकट टाला। जैसे जैसे दोनों का साथ बढ़ता गया, शेन जाइए धीरे धीरे ताओहुआ की ओर आकर्षित होने लगा। किसे पता था कि जब वह दिल से ताओहुआ की ओर झुकने लगा, तभी ताओहुआ ने अचानक उससे अलग होने की बात कह दी। हमेशा शांत रहने वाला शेन जाइए आखिरकार घबरा गया। मैं तुम्हारी बुलाने पर आने और भगाने पर जाने वाली नहीं हूँ। यह रिश्ता तुमने खुद मांगा था, चाहे यह रास्ता मौत की ओर ही क्यों न ले जाए, तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। अब उसने गुस्से में आकर अलगाव की शराब भी फेंक दी, लेकिन ताओहुआ ने अपना मन बना लिया था। उसने जबरदस्ती शराब उसके मुंह में डाल दी और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। ताओहुआ की बेरुखी ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया। क्या तुम सोचती हो कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये है